नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। देखने को तो एक छोटा सा कानून आया है, लेकिन उससे क्या बदलने वाला है ये अंदाजा आपको लगेगा। आज मैंने आपको कल ही कहा था कि इसीलिए पूरे विपक्ष को रास्ते से हटा दिया गया है। यहां तक कि संसदीय समितियों से भी बैठकों में हिस्सा लेने से रोक दिया गया है, लॉबी से हटा दिया गया है और यहां तक कि उनके चैम्बर्स से भी दूर कर दिया गया है सारे सांसदों को, ताकि सरकार अपने जाते जाते कार्यकाल के बीच में जो चाहे मनमानी कर सके। इस सरकार पर लोकतंत्र को लेकर और दूसरी चीजों को लेकर तो कई तरह के सवाल उठते ही रहे हैं, लेकिन ये जो हो रहा है सबको एक तरफ रख के और जो खुला खेल हो रहा है उसमें मैंने आपको बताया था कई ऐसे कानून पास होंगे जिन कानूनों पर इस देश के लोगों को शायद ऐतराज हो, जो लोकतंत्र के हित में ना हो, जो कुछ उद्योगपतियों के पक्ष में भी हो सकते हैं, और ऐसे कानून भी पास हो सकते हैं जिन पर कोई सवाल ना उठाए। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और एक कानून लेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं अभी हाजिर होता हूं। इससे पहले विषय पे बातचीत शुरू करें, एक सत्य जो मैं आपको 2 दिन पहले ही दोहरा रहा था। जिस तरह संसद में कुछ लोग घुसे, उन्होंने स्मोक कैनिस्टर खोल दिए और प्रदर्शन किया। 13 तारीख की बात है। उसके बाद में लोगों ने कहा ये हो गया वो हो गया, उनके ऊपर आतंकवाद विरोधी मुकदमे चला दिए। भाई मुझे ये बताइए, इस देश में किसी के भी शांतिपूर्ण विरोध की सुनवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? आज हमारे देश की, जिसके ऊपर गर्व करना चाहिए, एक खिलाड़ी, एक रेसलर अपने जूते रख के संन्यास की घोषणा करके प्रेस क्लब से चली गई। उसकी आंखों में आंसू थे और उसे इस बात का मलाल था कि उसे न्याय नहीं मिला। इस देश की सड़कों में कई तरह के मौसम और दूसरी परेशानियों को झेलते हुए उसने भारत की बेटियों के आबरू की रक्षा के लिए धरना दिया था। और अब कुश्ती फेडरेशन में जिस आदमी के खिलाफ धरना दिया था वो आदमी तो चुनाव लड़ नहीं सकता है, क्योंकि उसका नियम के हिसाब से उसको जितने कार्यकाल में वो लड़ सकता है लड़ चुका है। अब उसके एक राइट हैंड को, या कहें कि एक कठपुतली को, या कहें कि एक खड़ाऊं प्रेसिडेंट को कुश्ती फेडरेशन में बिठा दिया गया है, जिसके खिलाफ बबीता फोगाट ने जिसके खिलाफ साक्षी मलिक ने संन्यास का ऐलान किया। ये इस देश की एक तस्वीर है जिसमें कि जब भी आप प्रदर्शन या धरना या विरोध करें, सुनवाई नहीं होती है और सिस्टम आपको मजबूर करता है कि आप शांतिपूर्ण आंदोलन और शांतिपूर्ण विरोध के रास्ते छोड़ें। साक्षी मलिक को तो इस देश के गृहमंत्री ने बुला के आश्वासन भी दिया था और कार्रवाई का भरोसा दिलाया था। उसके बाद उसने तमाम सारा समर्थकों का गुस्सा झेलते हुए भी उस जगह से हट गई थी, आंदोलन वापस ले लिया था सरकार पे भरोसा करके। खैर, अब आते हैं मुद्दे पे। जो कानून है वो कानून है चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से जुड़ा हुआ। इस कानून में क्या है इस पे आएंगे, लेकिन पहले आप एक बात समझिए कि इस देश में अगर सीबीआई का डायरेक्टर नियुक्त किया जाता है, जो कि एक अधिकारी है जिसका काम जांच वांच करना है, एग्जीक्यूटिव का आदमी है, उसकी नियुक्ति में भी आप एक 3 सदस्यीय कमेटी बनाते हैं जिसमें प्रधानमंत्री होते हैं, जिसमें विपक्ष का नेता होता है और जिसमें चीफ जस्टिस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। यानी कोई भी ऐसा काम ना हो सके कि सीबीआई का ऐसा चीफ ना बना दिया जाए जो वहाँ पर कठपुतली बन जाए। हालांकि तोता बनने की बातें आई हैं। ये जो वर्तमान सीबीआई चीफ हैं, इनकी नियुक्ति को लेकर बाकायदा रिकॉर्ड में असहमति दर्ज कराई गई थी। चीफ जस्टिस उपस्थित नहीं थे, विपक्ष के नेता ने असहमति दर्ज कराई थी, उसके बाद नियुक्ति हुई थी। तो जब सीबीआई के चीफ की नियुक्ति में आप इतना संतुलन रख सकते हैं कि सरकार मनमाने तरीके से अपने आदमी को ना रख सके, तो आप चुनाव आयुक्त का, जो मुख्य चुनाव आयुक्त का चुनाव और बाकी 2 चुनाव आयुक्तों का चुनाव
ऐसे कैसे कर सकते हैं जिसमें सिर्फ सरकार की चले। नया कानून यही कहता है। नया कानून कहता है कि जब चुनाव आयुक्त का 3 चुनाव आयुक्तों का फैसला हो, नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, एक व्यवस्था है। राष्ट्रपति को कौन रिकमेंड करेगा, तो वो रिकमेंड करने के लिए एक 3 सदस्यीय कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बना दी थी संविधान की व्यवस्था को देखते हुए। और जैसा आजकल सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, लास्ट में कह दिया सरकार इस पे बाद में जब तक कानून नहीं बनाती तब तक इस व्यवस्था को चलाइए। इसका मतलब ये नहीं था कि सरकार संविधान पीठ की व्यवस्था के खिलाफ, संविधान की मूल भावना के खिलाफ कानून बना दे। मूल भावना के खिलाफ कैसे बना? अब ये जो कानून बनाया है इसमें एक तो मोदी जी, आप अभी समझने के लिए, प्रधानमंत्री है वहां पे, वैसे एक प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री का कैबिनेट मंत्री और एक विपक्ष का नेता। और अगर विपक्ष का नेता नहीं है, निचले सदन में विपक्ष का नेता नहीं होता, अगर एक खास संख्या से कम अगर सीटें आती हैं किसी पार्टी की, तो जिस पार्टी की सबसे ज़्यादा सीटें हैं विपक्षी पार्टी की, उसका नेता बन जाएगा इस कमेटी का सदस्य। यानी एक आदमी प्रधानमंत्री हो गया, दूसरा उनका कैबिनेट मंत्री हो गया, तीसरा हो गया विपक्ष का नेता। तीनों मिलकर बना देंगे चुनाव आयुक्त। और तीनों का पूर्ण बहुमत होना जरूरी नहीं है, 2 के मुकाबले 1 बहुमत से बना लेंगे। यानी विपक्ष का नेता कुछ भी बोलता रहे, मोदी जी और उनका एक कैबिनेट का मंत्री मिलके बना देंगे किसको बनाना है, चुनाव आयुक्त। जहाँ तक चुनाव आयुक्तों का सवाल है, उनके कामकाज, उन बहुत सारी चीज़ें संदिग्ध रही हैं। हम सब जानते हैं कि किस तरह से चुनाव कंडक्ट कराए जाते हैं, किस तरह से जब एक क्षेत्र में चुनाव का प्रचार बंद हो जाता है तो दूसरे क्षेत्र में चुनावी रैलियां हो रही होती हैं। और जब आखिरी चरण का चुनाव होता है तो इस देश का प्रधानमंत्री बांग्लादेश में जाके बंगाल के चुनाव के लिए भाषण देता है। चुनाव आयुक्त कुछ नहीं करता है। और ऐसे में अगर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति सीधे प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से करेंगे, कैबिनेट मंत्री क्या है आज की तारीख में? प्रधानमंत्री से असहमति व्यक्त कर सकता है कि कोई कैबिनेट मंत्री? कभी कल्पना कर सकते हैं आप? तो वो जब चुनाव करेंगे तो निष्पक्ष चुनाव कैसे हो जाएगा? पहला बिंदु ये है जो इस बिल में डिस्कस किया गया है। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, और वो चीज़ें ऐसी हैं जो आपको और समझने को मजबूर करेंगी। उससे पहले मैं आपको अपना एक संस्मरण सुनाता हूँ। टी.एन. शेषन इस देश के मुख्य चुनाव आयुक्त थे। उस वक्त एक ही चुनाव आयुक्त हुआ करता था। तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी टी.एन. शेषन की, और मैं एक नौजवान पत्रकार था। मैंने उनसे सवाल पूछा, ये बताइए कि भारत का राष्ट्रपति आपका बॉस है या आप राष्ट्रपति के बॉस? तो टी.एन. शेषन ने कहा कि हम ना वो मेरे बॉस है ना मैं उनका बॉस हूं, और मेरा काम है निष्पक्ष चुनाव कराना। अगर राष्ट्रपति के लिए भी चुनाव करा रहा हूँगा तो उस वक्त मैं जो कहूँगा वो चलेगा। ये होती थी चुनाव आयोग की हैसियत। इन्हीं टी.एन. शेषन ने इस देश में वोटर आई कार्ड अनिवार्य किए। इन्हीं टी.एन. शेषन ने जो दीवारों पर वॉल राइटिंग करके दीवारें गंदी कर देते थे, डिफेसमेंट का कानून बनाया कि चुनाव में नहीं कर सकते हैं। इन्हीं टी.एन. शेषन ने बहुत सारे, इतने सारे अमेंडमेंट किए। वोटर को लुभाना और रिश्वत देना अपराध बनाया गया टी.एन. शेषन के टाइम पे। दारू बांटना अपराध बनाया गया। सरकारी मशीनरी और सरकारी धन का दुरुपयोग चुनाव के लिए करने को भी टी.एन. शेषन ने प्रतिबंधित किया। अब आप देख रहे होंगे आपके आसपास हो रहा है, जाति और धर्म के नाम पर वोट मांगना टी.एन. शेषन ने ही प्रतिबंधित किया था। कैंपेन के लिए धार्मिक स्थलों का इस्तेमाल करना टी.एन. शेषन के टाइम पे प्रतिबंधित कर दिया गया था। और अब आप देख रहे हैं वही चुनाव आयोग है। मोदी जी चुनाव के टाइम पे काशी विश्वनाथ के मंदिर दर्शन करने जाते हैं, रैली निकलती है सड़कों पर, लोग फूल बरसाते हैं, सारे लोग एक ही रंग के फूल लेके आते हैं, और जो भी है आप देख रहे हैं कि क्या बदलाव आया है। टी.एन. शेषन के खिलाफ नरसिंह राव बाकायदा एक कानून लेकर आए थे, और उन्होंने कानून को लाकर टी.एन. शेषन के मुकाबले 2 और चुनाव आयुक्त बना दिए। तब से ही 3 बनने शुरू हुए हैं। टी.एन. शेषन सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया 3 में तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये तो लॉ ऑफ प्लूरलिटी हो गया। भारत के संविधान के अनुसार अगर ज़्यादा लोग कोई फैसला लेते हैं तो उसको आपकी पावर कर्टेल करना नहीं माना जाएगा। इसलिए टी.एन. शेषन को उससे वापस होना पड़ा। 99 के जनरल इलेक्शन में टी.एन. शेषन ने
1488 कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई कर दिया था और 40,000 उम्मीदवारों के लोकसभा के खर्चों की अकाउंटिंग की गई थी। ये रोल होता है इलेक्शन कमीशन का। अब इलेक्शन कमीशन जो आएगा उसको प्रधानमंत्री जी और कैबिनेट मंत्री घोषित कर देंगे। अब यहां तक तो ठीक है। एक बड़ी टेंशन वाली बात इसमें और भी हुई है जो इस बिल में डाली गई है। अब अगर खड़े होके चुनाव आयुक्त फर्जी वोट पड़वाए, फर्जी खुल्ला, ऐसे समझिए कोई चुनाव आयुक्त खड़ा हुआ है बूथ पे, कह रहा आओ फर्जी वोट डालो, मैं खड़ा हुआ हूं, कौन क्या कर सकता है। या फिर कोई आदमी किसी पार्टी का कोई आए उसको उठा के बाहर फेंकवा दे। तो अभी तक ये होता था कि भाई अगर कोई आदमी अपना काम करते हुए अगर करप्ट प्रैक्टिसेस कर रहा है, अपने काम को सही से अंजाम नहीं दे रहा है, तो आप क्रिमिनल केस करा सकते थे, उसके खिलाफ मुकदमा कर सकते थे। उसने गैरकानूनी काम किया है तो क्रिमिनल केस हो सकता था। कई लोगों के खिलाफ हुए भी हैं। अब इन्होंने कानून बना दिया कि इलेक्शन कमिश्नर तो वो होगा जिसको हम बनाएंगे, पहली चीज, और उसके खिलाफ भी कोई अगर चुनाव में ड्यूटी करते हुए अगर वो कुछ गड़बड़ करता है तो उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस नहीं होगा। इसी कानून में यह प्रोविजन किया गया है। इसके साथ साथ चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया भी नहीं जा सकेगा कार्यकाल के बीच में। इसको लेकर भी अमेंडमेंट लाए। तो मतलब अब आप इसका निचोड़ निकालिए कि अगर कोई आदमी, उसको पहले तो एक कैबिनेट सेक्रेटरी से जो है सेक्रेटरी के लेवल का ला रहे थे, जिसको अभी दोबारा उसी रैंक पे लाए। तो अब आप सोचिए, और सरकार का कहना ये है, जो मेघवाल साहब हैं जिन्होंने इस कानून को वहाँ पे पेश किया है, उनका कहना ये कि ये कानून जो है इसमें वो चूँकि एक एग्जीक्यूटिव का काम है चुनाव एग्जीक्यूट करना, तो इसलिए एग्जीक्यूटिव का काम एग्जीक्यूटिव करेगा। तो इसलिए एक और अधिकारी है जो चुनाव करवा रहा है, इतना ही चुनाव आयोग की भूमिका है। जैसे दूसरे अधिकारी होते हैं वैसे ये सरकार का अर्जुन राम मेघवाल ने जो संसद में कहा। अब अगर इस स्थिति की कल्पना करिए कि एक आदमी को बना दिया आपने, उस आदमी को हटाया भी नहीं जा सकता, वो कोई गलत काम करे तो उसके खिलाफ क्रिमिनल केस भी नहीं हो सकता, और वो आदमी जैसे चाहे वैसे चुनाव कराए, तो इसका मतलब आप जानते हैं, आपने इस देश में चुनाव कराने की प्रक्रिया के दौरान चुनाव आयोग को खुली छूट दे दी है। और खुली छूट देने के लिए के बावजूद उस जगह पे जिस आदमी को बिठाया है, वो आदमी खुली छूट अगर मांगेगा तो आप ही के पक्ष में मानेगा कि आप ही ने बनाया उसको। भाई जैसे आदमी को आप कैबिनेट मंत्री बनाते हो, आपके सामने मुंह नहीं खुलता उसका, तो जिसको चुनाव आयुक्त बनाओगे उसका भी मुंह नहीं खुलेगा। तो ये एक पूरा काम कैसे हुआ? संसद से सारे सांसदों को बाहर निकाल दिया, विपक्ष के इक्का दुक्का बचे हैं, कर दिया। अगर होते, हंगामा होता, गतिरोध होता, सदन का कामकाज रुकता, सरकार के ऊपर प्रेशर बनता, हटा दो सबको। ये एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, जिससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से हमारे देश में लोकतंत्र किस दिशा में जा रहा है। और ये सिर्फ एक कानून है। अभी हाल में बहुत सारे ऐसे कानून आए हैं कि आप आदमी काम कर रहा होगा, मालिक की लापरवाही से जान चली जाए, मालिक को सजा नहीं होगी। डॉक्टर इलाज में लापरवाही करे, मरीज की जान चली जाए, डॉक्टर का कुछ नहीं बिगड़ेगा। आ गया है। दवा कंपनी दवा बनाए, उसकी दवा के खाने से आदमी मर जाए, क्रिमिनल केस नहीं होगा। ये सब कानून इसी सरकार के दौरान आए हैं, और इसी दौरान आए हैं जबकि विपक्ष को खामोश कर दिया गया है। तो उम्मीद करता हूं अब आप विपक्ष का महत्व समझ रहे होंगे लोकतंत्र में, और आप ये भी समझ रहे होंगे कि इस देश में सरकार क्या करना चाह रही है, उसके इरादे क्या हैं, विपक्ष को रास्ते से हटा के वो किस एजेंडा पे काम कर रही है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर फॉलो कर लें। नमस्कार, जय हिंद।